सबसे पहले आपको बताएंगे इंदौर से एक अहम खबर। सांवेर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कृषि मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो सच्चे और स्वाभिमानी लोग थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। उन्होंने कांग्रेस में रह गए नेताओं के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह कोई नई बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि के मुंह से या किसी मंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा निकल रही हो। इन्हीं उपचुनावों के प्रचार के दौरान कई सारे ऐसे राजनेता हैं, मंत्री हैं जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं और इसी तरीके के बयान से वो ये सोच रहे हैं एक दूसरे पर हमला करके जनता के वोट मिल जाएंगे और वोटों के चक्कर में जुबान एक बार फिसल सकती है, दो बार फिसल सकती है, लेकिन बार बार हर पार्टी के नेता की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस में रह गए नेताओं के लिए उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कृषि मंत्री कमल पटेल और जब भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश राजनेता करते हैं कुछ इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और एक और बानगी देखने को मिली कृषि मंत्री कमल पटेल। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। और इसलिए जो स्वाभिमानी लोग थे, सच्चे लोग थे, वो लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। जो स्वार्थी थे, जो झूठ बोलने के आदि, कहते कुछ और करते कुछ है, वो कांग्रेस में रह गए और इसलिए अब कांग्रेस के ऊपर किसी का ही विश्वास नहीं है। कृषि मंत्री कमल पटेल के विवादित बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर विष जा चुका है। कमल पटेल को झूठ बोलने का उन्होंने बादशाह बता दिया है, क्योंकि जैसे ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में जो जहर था यानी विष था वो जा चुका है। कृषि मंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के बादशाह हैं। जो विष था वो सब कांग्रेस से जा चुका है। अब ये शुद्ध कांग्रेस है। ये झूठ बोलने के बादशाह है और जनता मध्य प्रदेश की समझ गई है। इसीलिए 10 नवंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि दलाल कौन है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं संदीप आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ये उपचुनाव जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नालायक बताते हैं मुख्यमंत्री को, तो अब कृषि मंत्री की तरफ से ये बयान, यानी कोई पीछे नहीं है इसमें। बिल्कुल, और लग रहा है जिस तरह से राजनीति जिस तरफ जा रही है उसमें ऐसे बयानों की बाढ़ आने लगी है। आए दिन इस तरह के बयान आ रहे हैं जो सार्वजनिक जगहों पर बैठे सार्वजनिक जीवन जी रहे लोगों के मुंह से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। इस तरह के बयान है ये, और ये कम हो जाएंगे मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा इन लोगों को, इन नेताओं को चेतावनी दी गई है, चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस के हो। जितने इन बयानों के मामले में जितना इनके बारे में कहा गया है, शायद उसको देखते हुए तो अभी सुधर जाना चाहिए थे हालात को, लेकिन हालात अभी लगातार बिगड़ रहे हैं। देखिए, जब भी आप कोई बहुत एक सहज स्थिति में होते हैं और सामने से तालियां पिट रही हों तो आमतौर पर भटक जाते हैं, और ये भटकाव वाले ही बयान हैं। लेकिन जब तक नेताजी को ये समझ में नहीं आएगा कि वो भटक गए हैं, तब तक सुधार की गुंजाइश ही नहीं होगी। इन सार्वजनिक जीवन जी रहे नेताओं के को देखकर ही नीचे उनके कार्यकर्ता या आम आदमी या उनके समर्थक उसी तरह का बर्ताव करते हैं। तो अगर ये नेता इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो अनुमान लगा लेना चाहिए मृदुल कि इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक, इनको पसंद करने वाले लोग अब क्या बोलने वाले हैं। तो ये अकेला एक बयान नहीं है, बल्कि ये बयान कई और इस तरह के बयानों को जन्म देने वाला बयान है। ये दोनों ही नेता जब तक ये बात समझेंगे तब तक शायद तालियां मिलती हैं सामने से तो बड़ा मजा आता है और फिर कुछ भी बोल दिया जाता है। ग्वालियर में किस तरह से यही चीज हमें देखने को मिल रही है। एक बार नहीं, शैलेंद्र आपने भी देखा होगा, कई मंचों से नेता प्रचार करते वक्त तालियों के शोर में इतना खो जाते हैं कि जो मन में आता है वो कह जाते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये भाषा की मर्यादा जो है वो उपचुनाव में लगातार गिरती जा रही है। और ऐसा नहीं कि छोटे से कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, बल्कि मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से पिछले दिनों कमलनाथ जो है ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नालायक तक कह दिया था। इसके अलावा जिस तरीके से तमाम जो मंत्रियों की बात कर रहे हैं, गिरिराज दंडोतिया की अगर बात करें तो उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा को के बारे में कहा था कि मैं उनका पिता, मैं तुम्हारा बाप हूं। तो इस तरह के जो बयान होते हैं ये कहीं ना कहीं, जो जैसे संदीप जी बता रहे थे कि जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, जो नीचे उनके फॉलोअर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग करने का एक मौका मिल जाता है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब हमारे आला कमान के नेता जो हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी इस तरह का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से बाद में अगर इन नेताओं से बात की जाती है तो ये कहीं ना कहीं उससे मुकर जाते हैं, या ये कहें कि उस पर अपने सफाई देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जो उपचुनाव दिख रहे हैं उसमें कोई भी नेता अपने बयान से मुकरता नजर नहीं आ रहा है, ना ही अपने बयान पर कोई सफाई दे रहा है। सब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया उसी तरीके का जवाब हमने उनकी भाषा में ही दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक राजनीति के लिए वर्तमान का जो परिदृश्य है उसके लिए कतई ठीक नहीं है। और लगातार जो नेताओं का बयानबाजी है वो लगातार जो तेज होती जा रही है। नेताओं के बयान, नेताओं की भाषा और अपनी ही सरकार पर कभी सवाल खड़े करना तो कभी विपक्ष पर आरोप लगाना, यही चुनाव में चल रहा है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक और तस्वीर सामने आई है, लगता है सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता इमरती देवी और विवादों का चोली दामन का साथ है। इन चुनावों में तो यही लग रहा है। ग्वालियर में एक जनसभा में एक बार फिर इमरती देवी ने अपनी ही सरकार को असहज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी से कहा है कि एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ना। मंत्री इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने जो भी भूमि पूजन किए उनके काम शुरू हो गए हैं, बांध, अस्पताल, सड़क सब कुछ बन रहा है। इसके साथ ही इमरती देवी यहां जाति के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आई हैं। जनसभा में उन्होंने कहा कि पंडित जी, रावत जी और गुर्जर हमारे लिए पूरी ताकत लगाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम लोग कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री हैं, कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने में खड़े हो जाओगे और ये कह दोगे कि हम डबरा के हैं और जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है वहां से, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और जो उन्होंने कहा है कि कहीं भी खड़े हो जाओ प्रदेश के कोने में और ये कह दो कि डबरा के हैं, जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी गली नहीं रोक सकता। लोग कहेंगे कि जाटव मंत्री है, वहां की छोड़ दो, जाने दो, काहे को आफत मोल लें। ये रावत जी बैठे हैं, सब बैठे, गुर्जर भी बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये कहेंगे जहाँ जाएंगे तहाँ पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन तहाँ जाएंगे तहाँ ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की मंत्री है इमरती देवी, लेकिन तुम लोग ये कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री है। कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने पे खड़े हो जाओगे और जो कह दोगे कि हम डबरा के हैं और जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी गली भी नहीं रोक सकता कि भाई अब जाटव मंत्री है, वहाँ की छोड़ दो, जा जान दो, हमें दिए हैं उनने और हमारे काम भी चालू हो गए। और उनसे कही थी कि हमारा साहब और मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी बोले बने वो सच्ची बने। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के अपने विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आधार पर वोट मांगने के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने इमरती देवी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की बात कही। तो वहीं बीजेपी अपनी मंत्री के बचाव में उतर आई है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने कहा कि इमरती देवी ग्रामीण परिवेश की महिला है, उनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष के आधार पर या जाति विशेष के आधार पर वोट लेने का नहीं था। जब आप चुने हुए नेता होते हो तब इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना असंवैधानिक है, अवैधानिक भी है।
आप जातिगत किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते, जातिगत वोट नहीं मांग सकते। मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको नोटिस देना चाहिए। और ये बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसी को, जिससे कि उदाहरण स्थापित हो। इमरती देवी बहुत ही साफ गोई से अपनी बात रखने वाली, वो स्पष्टवादी, दिल की साफ, अच्छे जनाधार वाली, ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके मन में कोई ऐसी बात होगी कि जो उन्होंने इंटेंशनली बोला होगा। एक सहज भाव में जैसे ग्रामीण व्यक्ति अपनी बात की व्याख्या करता है, उसी संदर्भ में उन्होंने बोला होगा, उसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप और शैलेंद्र। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़े दिन पहले भी एक बयान सामने आया मंत्री इमरती देवी का, और उन्होंने सफाई में कहा कि जनता सुनना पसंद करती है इसलिए कह देते हैं, और आज वही मंत्री कह रही हैं कि हमें झूठ पसंद नहीं है। तो ये जनता को बरगलाने की बात नहीं है क्या? बार बार वो इसी तरीके से बयान दे रही हैं। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की तैयारी कर ली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये चुनाव है, चुनाव में हर तरीके से जो है नेता बयान देते हैं ताकि जनता को बरगलाया जा सके और वोट उनको मिल सके और एक बार फिर वो सत्ता की जो कुर्सी है उस पर काबिज हो सके। यही कारण है कि इमरती देवी जो है वो इस तरह के बयान दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार ये हमला किया कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया नारियल लेके घूम रहे हैं, जहां भी मौका मिलता है नारियल फोड़ देते हैं, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये मैसेज है। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के 2 दौरे उनके इलाके में हुए आचार संहिता लगने के पहले, वहां कुछ कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी हुए हैं। तो वो जनता को ये बता रही थी कि वो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को साफ ये कह दिया है कि झूठे वादे नहीं होने चाहिए, केवल नारियल न फोड़ा जाए बल्कि वो काम हो। और ये वो कह रही हैं कि जिन कामों का भूमि पूजन ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने किया था उनका काम भी शुरू हो गया। यानी जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो विकास के लिए कितनी चिंतित हैं। वहीं दूसरे अगर आरोप की बात करें कि जिस तरीके से उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जातिगत आधार पर वोटों की बात कर रही है, तो उसको लेकर वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो दोनों ही इनके बयानों से बैकफुट पर, और यही कारण है कि बीजेपी अब वही अपनी रटी रटाई सफाई दे रही है कि वो ग्रामीण परिवेश की महिला हैं, वो साफ सुथरी छवि की हैं, वो सरल सहज भाव से जो जनता जिस भाषा में समझती है उस भाषा में समझाने का प्रयास करती हैं, या वो नहीं समझती हैं कि बहुत सारी ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है कि आप कहीं भी खड़े हो जाइए, कह दीजिए कि आप इलाके के मंत्री हैं और इलाके की मंत्री आपकी बिरादरी से आती हैं तो आपकी कोई गली नहीं रोकेगा। ये किस तरीके का संदेश है संदीप? कानून से ऊपर का संदेश है कि अगर आप मंत्री जी की बिरादरी के हैं तो कानून भी आपको नहीं रोक पाएगा, आप चाहे सही हो या गलत हो। इस तरह का बयान एक मंत्री के जरिए देना ये निहायत ही आपत्तिजनक कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता हो या ना हो इस तरह के बयानों को नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, जिन जातियों का उल्लेख किया जा रहा है तो वो उन जातिगत आधार पर वोट मांगने की कोशिश हो रही है, इसकी सख्त मनाही है मृदुल। चुनावी आचार संहिता में जाति, धर्म या भावनाओं के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं और इमरती देवी वही कर रही हैं। शैलेंद्र जिस तरह से बता रहे थे कि इसका जवाब बीजेपी रटा रटाया देती है, लेकिन इस बार इमरती देवी का बयान नया है और बार बार इस तरह के बयान हो रहे हैं। भले ही आम भाषा में कहा गया हो, लेकिन जो मंशा नजर आती है वो सीधी सीधी मंशा नजर आती है। आप जातिगत वोटों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कानून से ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका जो एक बयान है जो शिवराज और सिंधिया के लिए नारियल को फोड़ने को लेकर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि यदि मंत्री साफगोई से बात करती हैं तो ये शायद उनकी साफगोई होगी कि नारियल फोड़ने की घटनाएं जो कांग्रेस कह रही हैं वो शायद हो रही हैं, और शायद इसीलिए इमरती देवी को बड़ी साफगोई से ये बात कहनी पड़ रही है कि नारियल जो फोड़े जा रहे हैं उसमें कोई गलत नारियल भी हो सकते हैं, उसमें केवल घोषणा वाले नारियल भी हो सकते हैं, काम वाले नारियल नहीं है। और ये मौका इसलिए भी मिल गया है संदीप उनके क्षेत्र क्योंकि लगातार नारियल फोड़े जा रहे हैं, ऊपर से कर्ज लेने की तैयारी है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार तो कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। अब ये कितने सच्चे नारियल हैं, कितने झूठे, ये तो खुद मंत्री इमरती देवी जानती हैं।
बिल्कुल, इमरती देवी इनको बेहतर तरीके से जानती है, क्योंकि उनके क्षेत्र में फोड़े जा रहे हैं, उनके अनुशंसाओं के आधार पर फोड़े जा रहे हैं, गलत कितने हैं, सही कितने हैं। लेकिन जनता के सामने जब वो जा रही हैं तो मैसेजेस जो मिल रहे हैं, जो संदेश, जो संकेत मिलते हैं, वो ये मिलते हैं कि शायद चुनाव मैदान में जीतने के लिए कोई भी तिकड़म को अपनाने में गुरेज नहीं किया जा रहा। मृदुल, देखिए, इन 25 जितने भी उम्मीदवार हैं, खासतौर पर बीजेपी के उम्मीदवार, इनके लिए ये राजनीतिक जीवन मरण का सवाल है। यदि ये चुनाव हार गए तो आने वाले कई दिनों तक ये अपना खुद का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे और ये अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएंगे कि वो खुद त्यागपत्र देकर चुनाव में कूदे और हार गए। और इसीलिए जीत हासिल करने के लिए किसी भी तिकड़म का सहारा लिया जा रहा है, वो चाहे वाजिब हो या ना हो। लेकिन चुनाव आयोग अभी है, पार्टियों का, नेताओं का एक मंत्र नजर आ रहा है, कुछ भी हो जीतना है, क्योंकि जीत जिसकी होगी वो सत्ता पर काबिज होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सूबे का सियासी पारा गर्म है। नेता एक दूसरे पर जहां जमकर सियासी तीर छोड़ रहे हैं, मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं सांवेर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने एक विवादित नारा दिया। इस नारे के मुताबिक बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साधु तो कांग्रेस को शैतान की संज्ञा दी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके परिवार के मुखिया की तरह हैं। उन्होंने एक संत की तरह इस प्रदेश के विकास के लिए कई अच्छी योजनाएं बनाई हैं, इसलिए वो एक साधु की तरह ही हैं। जबकि कमलनाथ सरकार के वक्त प्रदेश में भय और आतंक का माहौल था, इसलिए जनता जानती है कि शैतान कौन है। वहीं शैतान की संज्ञा मिलने पर तिलमिलाई कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी शैतान है, जिन्होंने रातों रात जनता की चुनी हुई सरकार का हरण कर लिया। और ये वो शैतान है जिनके रहते प्रदेश में हर रोज माताएं बहनें बलात्कार का शिकार हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक परिवार का रिश्ता मध्य प्रदेश से कायम हुआ है। साधु के रूप में उनको जो सम्मान और उनकी जो छवि है, संत छवि एक प्रकार से उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में है। और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी, कांग्रेस के लोग निरंतर जिस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, भय का, आतंक का वातावरण बनाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि साधु कौन है, शैतान कौन है, उसकी सोच क्या है, वो काम करने का जिनका अपना जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को साधु बता रहे हैं, दरअसल वो साधु नहीं, साधु के रूप में शैतान है। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द राम भक्त, हनुमान के विभक्त कमलनाथ जी की सरकार आएगी और मध्य प्रदेश की माताएं बहनें, उनकी सुरक्षा वापस से उसी तरह से होगी जैसे हनुमान जी ने मां सीता की सुरक्षा करी थी।